हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासें चल रही है। जीएस की क्लास में आज जो हमारी क्लास है इतिहास की है, और इतिहास में हम प्राचीन भारत के हमने बिल्कुल बेसिक से क्लासें शुरू की हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो वहां से जाके आप पहली क्लास से कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम देख रहे थे मगध का उत्कर्ष देख रहे थे, और मगध के उत्कर्ष में हमने जो है हर्यक वंश के बारे में बातचीत कर ली थी। आज हम और थोड़ी सी जो है कुछ और वंश की, शिशुनाग वंश जैसे हमारा, तो उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम चलेंगे सीधा शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद फिर हमारा आएगा मौर्य साम्राज्य पर आएंगे। ठीक है, तो हम जो है मगध के उत्कर्ष में, मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में हमने हर्यक वंश खत्म कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हमारा है शिशुनाग, शिशुनाग वंश। ठीक है, कौन सा है हमारा? शिशुनाग वंश है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिशुनाग वंश सबसे पहले हम देखें इसका टाइम पीरियड क्या है। तो 412 से लेके 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व से लेकर हमारा 300 आपका जो है 344 ईसा पूर्व है। क्या है? 344 ईसा पूर्व। ये शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड है। और सबसे पहले जो इसके शासक हैं वो है हमारे शिशुनाग, शिशुनाग। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ता है। ये इसके प्रथम शासक भी थे और इसके संस्थापक भी थे, तो इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा जाता है? शिशुनाग पड़ा जाता है। शिशुनाग के बारे में देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 412 से लेकर 394, 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। ठीक है, याद रखिएगा, ये शिशुनाग वंश का आपका टाइम पीरियड है। और इसके बारे में देखेंगे तो शिशुनाग वंश का कौन हो गया? ठीक है, इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक, तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? हमारा शिशुनाग है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है इसके बारे में कि इस वंश का ये क्या है? संस्थापक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में कि इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर, पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दो पॉइंट इसके बारे में कि शिशुनाग इस वंश का संस्थापक है और इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब देखते हैं अगला इसमें जो शासक है वो हमारा महत्वपूर्ण है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक, या इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? काकवर्ण। ये हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कालाशोक और काकवर्ण। तो कालाशोक और काकवर्ण का जो टाइम पीरियड है ये है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व। 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कालाशोक, इसके बारे में जो पहला पॉइंट है कि इसने क्या किया? इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। यानी कुल मिला के जो इसके पहले जो शिशुनाग था उसने क्या किया था? पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था। पर कालाशोक ने क्या किया कि इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। दूसरा हम देखेंगे कालाशोक के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो हम देखेंगे कि वो क्या है आपका, कि द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के काल में हुई थी, इसी के काल में
हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो कौन था हमारा, तो वो कालाशोक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा जो है शिशुनाग वंश। थोड़ा सा है, दो शासक महत्वपूर्ण है। शिशुनाग जो संस्थापक है, पाटलिपुत्र के स्थान पर इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। दूसरा हमने देखा कालाशोक, जिसने क्या किया, पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। साथ ही साथ द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे और अगले वंश की चर्चा हम करेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अगले मगध के उत्कर्ष में हम देखेंगे नंद वंश। ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण है, नंद वंश के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो नंद वंश के बारे में हम जानेंगे। क्लास आपको पसंद आए बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अब हमारा, अब इसमें देखेंगे मगध के उत्कर्ष में हमारा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के बारे में भी हम जानेंगे। नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। ठीक, नंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये है हमारा नंद वंश। और नंद वंश के जो पहले शासक हैं और इसके संस्थापक भी रहे हैं, जिनका नाम है महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद। इनका टाइम पीरियड देखेंगे तो 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो महापद्म नंद के बारे में है कि यह है नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश के संस्थापक, सबसे पहला पॉइंट इनके बारे में यह है कि नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो नंद वंश के संस्थापक और प्रथम राजा भी हो जाएंगे, क्योंकि संस्थापक ही प्रथम राजा कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो महापद्म नंद के बारे में है, तो कलिंग नरेश खारवेल के हमें जो है एक हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, जो महापद्म नंद के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, तो कलिंग नरेश के हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग पर महापद्म नंद ने विजय प्राप्त की तथा वहां से एक जिन मूर्ति क्या किया, तथा वहां से एक जो है जिन मूर्ति अपने साथ लाए, तथा वहां से एक जिन मूर्ति अपने साथ लाया था। याद रखिएगा कि कलिंग नरेश के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है कि कलिंग पर महापद्म नंद ने विजय प्राप्त की और वहां से एक जिन मूर्ति अपने साथ लाया था। और यह हमें कहां से पता चलता है, तो ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है महापद्म नंद के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से एक और जानकारी मिलती है कि इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था। इसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखिएगा। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हमें मिलती है
हाथी गुम्फा अभिलेख से महापद्म नंद के बारे में कि कलिंग पर इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी और साथ ही साथ वहां से एक जिन मूर्ति अपने साथ लाए थे और इन्होंने कलिंग में सिंचाई हेतु क्या किया था, एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये रहा महापद्म नंद के बारे में। अब हम किसकी चर्चा करें, नोट कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे धनानंद की। ठीक है, धनानंद। तो बच्चों, क्लास आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, नंदवंश की चर्चा करेंगे। नंदवंश में चर्चा हमें करनी है किसकी, धनानंद की। धनानंद, ठीक है। धनानंद का टाइम पीरियड होगा 326 से लेके 322 ईसा पूर्व। ठीक है, धनानंद। ठीक है, तो महापद्म नंद के बाद शासक कौन बनता है, धनानंद बनता है। ठीक है, तो इसी के समय देखिए क्या होता है, धनानंद के ही समय की घटना है कि इसी के समय सिकंदर यूनानी शासक था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, हमें देखिए इसकी जानकारी भी मिलती है, जैसे हमने पढ़ा है हाइडेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध, वो सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध होता है। उसी युद्ध की चर्चा यहाँ पर है कि इसी के समय सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में क्या किया था, आक्रमण किया था। जब हम सिकंदर पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पर कि सिकंदर और राजा पुरु के बीच जो युद्ध होता है उसे मैं थोड़ा सा आपको जानकारी भी दे दूं। उस युद्ध को हम क्या कहते हैं, यहाँ बगल में देख लेते हैं। उस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध, हाइडेस्पीज या इसी को हम कहते हैं झेलम का युद्ध। ठीक है, झेलम का युद्ध। और ये किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है सिकंदर तथा राजा पुरु के बीच, जिसमें राजा पुरु क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर उसका राज्य वापस कर देता है और इसके बाद क्या करता है, वो भारत फिर और आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसे राजा पुरु से ही इतनी ज्यादा टक्कर मिल गई थी कि उसकी सेना जो है लगभग पस्त हो चुकी थी और काफी दिनों से जो है वो अपने घर से बाहर ही थे। तो यही से सिकंदर क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये धनानंद के समय की पहली घटना है। ठीक है, अब देखते हैं इसी के समय, देखिए इसी के दरबार पर चाणक्य रहा करते थे। आपने घटना पढ़ी होगी, जो चाणक्य थे, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक भी, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, इस नंद वंश का समापन करके और एक नए वंश की स्थापना की थी और उस वंश का नाम क्या था, मौर्य वंश नाम था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसके बारे में अंतिम पॉइंट है हमारा कि 322 ईसा पूर्व में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का अंत कर दिया, नंद वंश का अंत कर दिया और एक नए वंश की स्थापना की, एक नए साम्राज्य की क्या की, स्थापना की। तो याद रखिएगा 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है, जो है आक्रमण किया, जिसमें फिर आपका धनानंद पराजित होता है और इस वंश का समापन हो जाता है और फिर इस पर एक नए वंश की स्थापना होती है और उस वंश का क्या नाम है, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मगध के उत्कर्ष में। ठीक है, हम अभी मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे लेकिन कुछ की पॉइंट और देख लेते हैं, जो हमें कुछ की पॉइंट देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य।
चलिए, तो क्लास आपको अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। ठीक है, आइए तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमारी चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला है हमारा कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहां पर ठीक है, ऐसे ही होगा, अथर्ववेद ऐसे सही होगा, अथर्ववेद में मिलता है। याद रखिएगा, मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो हमें कहां मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि बिंबिसार के राजवैद्य, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, तो जीवक था। क्या था, जीवक था। तो यहां पर याद रखिएगा कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक था। ठीक है, और अगला इसी में एक पॉइंट है कि जीवक की जो मां थी सालवती। ठीक है, अगला जीवक की मां सालवती जो एक नर्तकी थी। ठीक है, नर्तकी थी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जीवक की मां जो सालवती थी एक नर्तकी थी। ठीक, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, मौर्य साम्राज्य की। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में हम देखेंगे पहले इसके ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, हम स्रोतों पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य को, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे स्रोत कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला स्रोत है हमारा साहित्यिक स्रोत। स्रोत में हमारे कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में हमारी जो पहली पुस्तक है हम उसमें देखेंगे कौन सी है हमारी, अर्थशास्त्र। कौन सी है, अर्थशास्त्र। पहली पुस्तक हमारी कौन सी है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना चाणक्य। किसने, चाणक्य। इनका एक अन्य नाम क्या मिलता है हमको, कौटिल्य। क्या नाम मिलता है, कौटिल्य। तो इसकी रचना चाणक्य ने संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, चाणक्य ने की थी। और किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में किया है। ठीक है, तो यह अर्थशास्त्र से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र जो लिखा है, तो अर्थशास्त्र का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि ये पैसे से ही संबंधित बुक है। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी चीजों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, अगली पुस्तक है हमारी इंडिका। अगली पुस्तक हमारी कौन सी है, इंडिका। ठीक है, तो अगली पुस्तक हमारी कौन सी है, इंडिका है। तो इसकी रचना जो है, ठीक है,
यह मेगास्थनीज द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मेगास्थनीज द्वारा ठीक है यूनानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में लिखी गई है, जहां से हमें मौर्य साम्राज्य के समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समाज के बारे में पता चलता है कि यहाँ का समाज कैसा है, यहाँ राजनीतिक कैसा है, सभी प्रकार के बारे में यहाँ पर हमें जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, कौन सी? इंडिका, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ये दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है साहित्यिक स्रोत के, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में यानी काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो ये रहा साहित्यिक स्रोत। अगला है हमारा अभिलेखी स्रोत। दूसरा हमारा कौन सा है? अभिलेखी स्रोत। अभिलेखी स्रोत, ठीक है। अभिलेखी स्रोत में कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? तो अशोक के अभिलेख, अभिलेखी स्रोत में पहला है हमारा अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख से हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलते हैं और हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक के अभिलेख हम जो 14 आपके अभिलेख है, शिलालेख है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दूसरा है हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दूसरा हमारा कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। ये तो हमें अभिलेखी स्रोत में कहां से जानकारी मिलती है? तो अशोक के अभिलेख से मिलती है और साथ ही साथ रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं आगे, और अब शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए आप। आइए अब मौर्य साम्राज्य के हम जो है शासकों पर चर्चा करेंगे। तो क्लास आपको पसंद आए बच्चों, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह जो है इस क्लास को शेयर करिएगा। चलिए अब हमारा जो हम चलते हैं शासकों पर। तो शासकों पर हम पढ़ेंगे किसको? पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और इनका टाइम पीरियड है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेके 298 ईसा पूर्व, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त जो मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त, पहला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है कि जो है जैसे बहुत सारी आपकी जैसे पुस्तकें हैं, कहीं पर देखिए आपको इनको क्षत्रिय वंश भी माना गया है, कहीं शूद्र भी माना गया है, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। बस कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में जो है मौर्यों को क्या माना गया है? शूद्र माना गया है। एक पुस्तक है हमारी, ठीक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। आप सभी जो है बताएंगे कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस द्वारा आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो मुद्रा राक्षस द्वारा मौर्यों को शूद्र माना गया है। मौर्यों को क्या माना गया है? शूद्र माना गया है, ठीक है। ये आपकी कौन सी पुस्तक कहती है? मुद्रा राक्षस कहती है कि जो मौर्य थे वो कौन थे? शूद्र थे। दूसरी जैसे है पुराण, ठीक है, पुराणों में भी इनको जो है माना गया है, ठीक है। लेकिन जो रोमिला थापर ने
मौर्यों को क्या बताया है, वैश्य माना है। रोमिला थापर एक इतिहासकार है, तो रोमिला थापर के द्वारा मौर्य वैश्य थे। मौर्य क्या थे, वैश्य थे। ये याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस द्वारा तथा पुराणों द्वारा भी, ठीक है, मौर्यों को क्या माना गया, शूद्र माना गया। पुराण भी इसमें शामिल कर सकते हैं, मैं पुराण भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो पुराण भी जो है मौर्यों को क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। मुद्रा राक्षस में भी माना गया है, लेकिन रोमिला थापर के द्वारा जो है मौर्य क्या थे, वैश्य थे। रोमिला थापर एक इतिहासकार है, तो उनके द्वारा जो है, ठीक है। तो ये रहा, तो ये हमारी थोड़ी सी जानकारी हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ठीक है, इनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, ठीक है, राज्यारोहण 322 ईसा पूर्व में माना जाता है। यानी 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी सिंहासन पर बैठा, यानी गद्दी पर बैठा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रथम विजय थी वो कौन सी थी, तो पंजाब विजय थी। अगला पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय पंजाब विजय है, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली विजय है वो कहां है, पंजाब विजय, यानी पंजाब को जीतता है, ठीक है। तो यहां याद रखेगा। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। कौन था, चाणक्य। या हम इन्हीं को नाम क्या देते हैं, कौटिल्य भी नाम देते हैं, चाणक्य के अन्य नाम के रूप में। तो ये कुछ पॉइंट जो है याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला एक पॉइंट हम कुछ देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और खास पॉइंट है, तो उन पॉइंटों पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, उधर जो है सिकंदर की भी मृत्यु हो जाती है, और इधर जो है आपका भारत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना कर देता है, और उधर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 322 ईसा पूर्व में। उसकी भी जैसे ही यहाँ आपका मौर्य साम्राज्य में गद्दी पर बैठता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उधर जो है सिकंदर की भी मृत्यु हो जाती है 322 ईसा पूर्व में। और कहाँ होती है, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है कि उधर जो उत्तराधिकारी अब बनता है सिकंदर के बाद, तो वो बनता है सेलुकस बनता है। तो सेलुकस और सिकंदर के बीच क्या होता है, एक युद्ध होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे वो युद्ध कब होता है, तो 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, जिसमें सेलुकस पराजित होता है, जिसमें सेलुकस पराजित होता है, ठीक है, तथा अपनी पुत्री का विवाह, तथा अपनी पुत्री, क्या नाम था उसका, हेलेना, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, ठीक है।
याद रखिएगा कि 305 ईसा पूर्व में सेलुकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें सेलुकस पराजित होता है और उसे जो है एक संधि करनी पड़ती है और वो क्या करता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। ठीक है, हेलेना, ये इसी के एक अन्य नाम आपका कार्नेलिया भी मिलता है, लेकिन याद रखिएगा हेलेना। ठीक है, और जो है साथ ही साथ क्या करता है सेलुकस, अपने 4 राज्य कौन किसको देता है, चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ता है। वो 4 राज्य कौन से हैं, ठीक है, काबुल, कांधार, ठीक है, साथ ही साथ 4 राज्य भी देने पड़ते हैं। और कौन कौन से, काबुल, दूसरा है कांधार, तीसरा है हेरात और चौथा है बलूचिस्तान। चौथा कौन सा है, बलूचिस्तान। ये 4 राज्य भी उसको दहेज में देने पड़ते हैं। कौन कौन से, काबुल, कांधार, हेरात और कौन सा है आपका जो है बलूचिस्तान। ठीक है, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करता है, देता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु है वो कहां होती है, तो श्रवणबेलगोला में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला और श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में सल्लेखना पद्धति, सल्लेखना पद्धति से होती है। ठीक है, सल्लेखना पद्धति से होती है। क्या होता है कि मगध पर अकाल पड़ता है और अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए भद्रबाहु, हमने जब जैन धर्म पढ़ा था तो वहां हमने जैन धर्म को 2 भागों में बांटा था। तो जो श्वेतांबर और दिगंबर थे, तो दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य कहां चले जाते, कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले जाते। वहीं पर उन्होंने सल्लेखना पद्धति से यानी अपनी जो है मृत्यु प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, यहां से अब आगे हम जो है पढ़ेंगे, कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी, कुछ और पॉइंट है हमारे पास, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में सल्लेखना पद्धति से हुई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पर कि भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के संपर्क में आए, भद्रबाहु के संपर्क में। ठीक, दूसरा अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिए, अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया, तो जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया। ये कुछ पॉइंट जो है याद रखिएगा। ठीक है, और एक और है, थोड़ा सा यहीं पर याद रख लीजिएगा, मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूं। जो हमारा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहां इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यहां से क्या मिलता है, यहां से चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के नाम मिलते हैं। चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के नाम की जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्राप्त हुई है। तो जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यहां से हमें चंद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के नाम की क्या होती है, जानकारी मिलती है। तो ये रहा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हासिल की। अब जो हम अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारा बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जो है एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, रिवीजन करते हुए चलेगा और नोट्स बनाते हुए चलेगा, कंप्लीट नोट्स बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बिंदुसार पढ़ने के बाद फिर हम अशोक, तो जो है बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।